नमस्कार बच्चों। तो हम लोग एल्केन्स का प्रॉपर्टी देख रहे थे और रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी हम लोगों ने कर लिया है और परसेंट हैलोजनेशन निकालना सीखा है। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक क्वेश्चन हम लोग किया जाए, है ना। चलो बताओ, मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल लिया गया है और इसमें क्लोरीनेशन कराया जा रहा है, मोनोक्लोरीनेशन कराया जा रहा है ना। तो आपको इसमें बताना है, मान लीजिए इसमें एक प्रोडक्ट ए मिल रहा है, एक प्रोडक्ट बी मिल रहा है ना। तो इसमें आपको मेजर बताना है, ठीक है, मेजर कौन सा होगा। ठीक। और सेम क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ा लिया जाए, है ना। मान लो अगर हम लोगों ने ब्रोमीन ले लिया और HNu ले लिया और इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, और मान लो एक प्रोडक्ट X मिल रहा है और एक प्रोडक्ट Y मिल रहा है, तो इसमें भी, है ना, ज़रा मेजर कौन सा होगा ज़रा देख कर बताइए। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और ये अगर हम लोग बात करें तो इसको ज़रा देख कर बताइए। ठीक है भाई, हो गया होगा। देखो तो यहाँ पर दो ही प्रोडक्ट बनते दिखाई दे रहे हैं ना, सब लोग दो प्रोडक्ट बनाए होंगे, है ना। एक प्रोडक्ट सबका बना होगा ये और दूसरा प्रोडक्ट सबका बना होगा ये, है ना भाई। ये दो प्रोडक्ट बना होगा। अब इसमें मेजर और माइनर डिसाइड करना है अपने को। तो कैसे डिसाइड होगा, है ना। अच्छा, एक्स और वाई भी ऐसा ही होगा क्या? एक्स और वाई भी, एक यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा और एक यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा। यही दो प्रोडक्ट पॉसिबल है ना। यहाँ पर क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन को हटाया, अगर इसको हटाता तो भी स्ट्रक्चरली प्रोडक्ट क्या होता, सेम बनता ना। अच्छा, यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन को हटाया, इसको हटाकर यहाँ पे क्लोरीन आता तो भी स्ट्रक्चरली प्रोडक्ट सेम होता। तो इसका मतलब यही दो प्रोडक्ट अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अब अगर मेजर अपने को डिसाइड करना है तो मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको A कह रहे हैं और इसको B कह रहे हैं और यहाँ पर इसको X कह रहे हैं, इसको Y कह रहे हैं, तो जरा A का परसेंट निकाल दीजिए फटाफट, है ना। तो A का परसेंट हम लोग निकालेंगे तो A का, है ना, कैसे निकालना सीखे थे हम लोग, रेट फैक्टर इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल, है ना। ऐसा निकालना सीखे थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो A का रेट फैक्टर बोलो, प्राइमरी हाइड्रोजन हटाया है ना, यहाँ से ही हाइड्रोजन हटाया है, प्राइमरी हाइड्रोजन हटाया है, रेट फैक्टर 1 हो गया। और प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जिसको हटाकर यही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, है ना। तो टोटल 12, क्या 3 3 6 3 9 3 12 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अपने को तो कंपेयर करना है ना A और B में, समझ में आ रही है ना बात। तो अगर A और B में सिर्फ अपने को कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं, न्यूमरेटर से ही अपने को पता चल जाएगा नहीं। और अगर हम लोग B% लिखते हैं तो जरा रेट फैक्टर बताओ इसका, टर्शरी हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर आया है ना। तो रेट फैक्टर क्लोरीन के लिए, टर्शरी हाइड्रोजन के लिए 5 होता है, इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहाँ पर 1H, यहाँ पर भी 1H, मतलब 2H हटाकर ये प्रोडक्ट बन सकता है क्या। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर 2 हो गया डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अच्छा, अब इसमें और इसमें कौन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है वो A है, B वाला जो बनेगा वो माइनर बनेगा। समझ में आ रही है बात। जबकि रेडिकल ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी होता है, और मैकेनिज्म में रेडिकल बनता है, याद है ना। तो यहाँ पर स्टेबल रेडिकल टर्शरी है ना। इसका रेट फास्टर है लेकिन तब भी मेजर प्रोडक्ट यही है ना। और इसको गवर्न कर रहा है कौन, वही सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी, क्योंकि क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना। इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा बन जा रहा है। समझ में आ रही बात। अगर हम लोग इसकी बात करें तो X% के लिए क्या लिखोगे जरा बताओ तो इसका रेट फैक्टर प्राइमरी है तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर 12 बटा में डिनोमिनेटर। और Y% अगर लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे क्या, रेट फैक्टर टर्शरी के लिए, ब्रोमिनेशन के लिए 1600 इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहाँ निकाला ही था 2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इंटू 100 सब जगह होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर Y बहुत ज़्यादा बन रहा है, इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली
जो y होगा ये मेजर होगा। समझ के बात ना? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इधर मेजर कौन है, माइनर कौन है ना? तो आप ये नहीं सोचोगे कि सर यहाँ, क्योंकि ये रेडिकल मैकेनिज्म होता है और रेडिकल मैकेनिज्म में जो रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर बनेगा। ऐसा ब्रोमिनेशन के केस में होगा, क्लोरीनेशन के केस में आपको चेक करना पड़ेगा। समझ में आई ना बात? और क्लोरीनेशन में अगर ये सवाल पूछा है तो आपसे यही कॉन्सेप्ट ही पूछा है ना, कि आप ये बात पता है कि नहीं आपको कि यहाँ पर मेजर कौन सा होगा या माइनर कौन सा होगा। समझ गए बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर इस्तेमाल आता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। होपफुली कर लिया होगा सभी ने। अच्छा, अब देखो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स हम लोगों ने कर लिया। अब इसमें थोड़ा हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने किया है क्या, उसमें हम लोगों ने हैलोजिनेशन एक ही प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ा है। अब दूसरा पढ़ते हैं नाइट्रेशन, है ना, एल्केन का नाइट्रेशन। ठीक है, तो नाइट्रेशन मतलब NO2, है ना। एल्केन में अपने को क्या जोड़ देना है, NO2 जोड़ देना है। देखो इसमें क्या किया जाता है, CH3 CH2 CH3 ऐसा कुछ ले लिया, कोई एल्केन ले लिया, और नाइट्रेशन कराने के लिए जो हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं वो रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं HNO3, है ना, वेपर्स। ठीक है, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, करीब 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का वेपर लेकर उसको स्ट्रांगली हीट कर देते हैं एल्केन के साथ। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही, है ना, क्योंकि एल्केन का अगर कोई भी रिएक्शन है तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होकर गुजर रहा होगा, ऐसा हम लोग बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही दोनों प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है और ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। समझ गए? तो एक ये मिला, एक ये मिला। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ले लिया है ना, 400-500 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर, है ना, इस कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड टूट सकता है। ठीक है, इनफैक्ट टूट जाता ही है। तो मतलब अगर कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनेगा। तो इसका मतलब इस फ्री रेडिकल से भी NO2 जुड़ जाएगा, इससे भी जुड़ जाएगा, मतलब ये टूट गया तो अपने को और भी प्रोडक्ट, नाइट्रेटेड प्रोडक्ट यहाँ पर मिलने के चांसेस हैं। एक ये मिल जाएगा और एक ये भी मिल जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने एक छोटा सा सिर्फ प्रोपेन लिया था। तो अगर हम लोग ने प्रोपेन लिया था तो अपने को 4 प्रोडक्ट ये बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग और कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन ले लेंगे, एल्केन ले लेंगे, तो और भी जगह से बॉन्ड टूट सकता है। जैसे यहाँ पे यहीं से बॉन्ड टूटा तो भी यही 2 प्रोडक्ट मिला। देखो तो अगर यहाँ से बॉन्ड टूटा होता तो भी यही प्रोडक्ट मिलता। समझ में आ रही बात? और भी चांसेस है कि दोनों तरफ से बॉन्ड टूट जाए तो यहाँ 2 NO2 जुड़ जाएंगे, वो सब भी चांसेस हैं। ठीक है ना। तो लेकिन कहने का मतलब ये है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, तो इस वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी होमोलिटिक फिजन हो जाएगा और यहाँ पर एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए हैं। हम लोग कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं तोड़ना चाहते हैं ना, हम लोग जो एल्केन लिए हैं उसी में सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस बात को रोक नहीं पा रहे हैं, और अगर हम लोग टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो इन्हीं वजहों से जो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स है, या इनफैक्ट हम लोग अभी जो भी प्रॉपर्टी इसके बाद पढ़ रहे हैं हैलोजनेशन के बाद, वो सारे ऑलमोस्ट न के बराबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एडवांस्ड में तो ऑलमोस्ट नहीं पूछा गया है, न पूछा जाना चाहिए, क्योंकि एकदम सीधा सीधा इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन है। इंडस्ट्रियली भी ये किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि आपको एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो इसी वजह से ये रिएक्शन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन मेंस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या फिर मान लीजिए बोर्ड्स वगैरह में, एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में वगैरह में पूछा जा सकता है। तो इस वजह से, है ना, हम लोग को जान लेना चाहिए। ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। तो क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, इसके मैकेनिज़्म पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, उसके मैकेनिज़्म में तो कभी बात होगी नहीं। इसका मैकेनिज़्म भी
है ना, इसका भी मैकेनिज्म जो है वो बिलीव किया जाता है कि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही ये जाता होगा ना। अगर देख ही लिया जाए, मान लो अगर हम लोग बात करें कि HNO3, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो हाई टेम्परेचर पे ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली यहाँ पर ऐसा बिलीव किया जाता है कि टूट जाता होगा, NO2 बन जाता है, ये फ्री रेडिकल बन जाता है, और जो भी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन लिया है उससे ये OH फ्री रेडिकल क्या करता है, ये यहाँ से है ना H लेकर H2O बना देता है। अब H2O एक काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है, इस वजह से यहाँ से है ना OH ही H को लेकर बाहर जाता है और यहाँ पर R फ्री रेडिकल बना देता है, और ये R फ्री रेडिकल जो है ये NO2 रेडिकल से है ना इस तरह से कंबाइन होकर RNO2 बना देता है। ठीक है, तो द मैकेनिज्म इज बिलीव्ड टू ऑकर बाय दिस टाइप ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैकेनिज्म पर नहीं आएगा, है ना। इनफैक्ट ये सब आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट हम लोग यहाँ पर है ना वो इसका एक इन्फॉर्मेशन तौर पर कि अगर इसमें इससे रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह के प्रोडक्ट्स अपने को मिलेंगे। क्लियर हुआ इतना बात? ठीक है, अब देखो है ना, इसको नोट कर लीजिए है। अब इसी तरह का एक रिएक्शन है सल्फोनेशन, ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग सिर्फ लिख दे रहे हैं। तो सल्फोनेशन में एक एल्केन ले लिया जाता है ना, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं H2SO4 के वेपर से रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर होता है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी लिया जाता है। यहाँ पर भी ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर भी RSO3H प्लस साथ में क्या बन जाता है, वाटर। तो SO3H अगर जुड़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि सल्फोनेशन हो गया, और इसका भी जो मैकेनिज्म है लगभग सेम है और मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं है। समझ के बाद बस ये एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सल्फोनेशन के केस में जो इस एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए वो 6 या 6 से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये, ऐसा देखा गया है कि सल्फोनेशन के केस में अगर 6 कार्बन की जो चेन है ना, जिस हाइड्रोकार्बन में 6 कार्बन से कम है ना, उसमें सल्फोनेशन होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो 6 से ज़्यादा कार्बन यहाँ पर हम लोग को इन जनरल सल्फोनेशन कराने में लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, मतलब टर्शरी ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन जो है, अगर इसका हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं है ना, इसके साथ हीट कर रहे हैं, ये एक्सेप्शन है। अगर हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से ये वाला H हटकर यहाँ पर क्या आ जाता है, CH3C SO3H CH3 और CH3। ठीक है ना, तो ये आइसोब्यूटेन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सल्फोनेशन हो जा रहा है, जबकि इसके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं। तो इकलौता ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पर 6 कार्बन से कम है इस हाइड्रोकार्बन में, तब भी उसका सल्फोनेशन हो जा रहा है। और उसका पॉसिबल रीज़न ये है कि इसके पास है ना टर्शरी ये हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर टर्शरी फ्री रेडिकल बनने का चांसेस है, और ये टर्शरी फ्री रेडिकल हाईली स्टेबल होगा, तो इस वजह से शायद यहाँ पर ऐसा हो जाता है। समझ गए? तो ये सल्फोनेटेड प्रोडक्ट दे रहा है, यही अपने आप में एक है ना सबूत है कि भाई ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता होगा वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फॉलो करता होगा, क्योंकि टर्शरी फ्री रेडिकल इज़ हाईली स्टेबल है ना देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो यहाँ पर इस तरह से रेट बढ़ता है। आई कहानी समझ में? ठीक है, तो वंस अगेन ये भी हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, तो यहाँ पर भी बीच का कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट सकता है और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, है ना। इस वजह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, सिर्फ हम लोग को जान लेना है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ा जाए। चलिए,
चलो भाई, फिर इसमें एक रिएक्शन है, अब सब इंफॉर्मेटिव टाइप के रिएक्शन है इसमें, है ना। अब ज़्यादा इसमें मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म जो प्रॉपर्टीज़ था वो हैलोजनेशन में ही था बस। अब क्या है, अब सिर्फ इंफॉर्मेटिव टाइप का है जो सीधा सीधा आ सकता है। नहीं, इसमें एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, है ना। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब सवालों में एल्केन की इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेता है, समझ के बात। आगे आने वाले जो हम लोग आगे सब पढ़ेंगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज़, इस केमिकल प्रॉपर्टी का यूज़ आगे आने वाले सवालों में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो एरोमेटाइजेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन 6 या 6 से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर मान लो हम लोग 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम लोग n हेक्सेन ले लिए, ठीक है। और n हेक्सेन को अगर हम लोग रिएक्शन करा दिए क्रोमिया के साथ, क्रोमिया मतलब Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड क्या, या हम लोग इसमें रिएक्शन करा दिए V2O5 के साथ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, या हम लोग रिएक्शन करा दिए मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, है ना, मॉलिब्डेनिया, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, और साथ में हम लोगों ने ले लिया है एल्यूमिना। बस आपको ये रिएजेंट ध्यान रखना है। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इस रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसका किसी का भी कॉम्बिनेशन आपको दे देना, क्रोमियम प्लस एल्यूमिना, V2O5 प्लस एल्यूमिना, या M2O3 प्लस एल्यूमिना, या सिंपली ये क्रोमिया, है ना, वेनेडियम पेंटॉक्साइड या मॉलिब्डेनम, कोई भी लिख दे, बात सेम हो रही है, ठीक है। तो अगर हमने n हेक्सेन ले लिया और इसके साथ एरो पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाएगा पहले, और साइक्लाइजेशन होकर सबसे पहले अपने को मिलेगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और रिएक्शन यहाँ पर रुकता नहीं है, ऐसा नहीं कि साइक्लोहेक्सेन हम लोग रिएक्शन मिक्सचर से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उसमें क्या, नॉन आइसोलेबल, नॉन आइसोलेबल मतलब समझे, ये सब टर्म्स है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। नहीं, नॉन आइसोलेबल मतलब इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते। जैसे रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन में हम लोग कभी भी किसी भी समय ऐसे स्टेज पर नहीं पहुंचते कि हम वहाँ पर प्रोडक्ट के तौर पर, है ना, साइक्लोहेक्सेन उससे निकाल लें, ठीक है। मतलब ये मोमेंटरली बना और बनते ही यहाँ से फिर कुछ हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं और सीधा अपने को मिलता है कौन, बेंजीन। और इसी वजह से ये मैं बोला था कि ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, सवालों में इस्तेमाल हो जाता है ना। मतलब n हेक्सेन दे दिया और एरो पर इनमें से कोई कंडीशन दे दी तो आप सीधा क्या बना दोगे, बेंजीन बना दोगे। मान लीजिए अगर हम लोग बात करें, अगर क्वेश्चन में दे दिया आपको n हेप्टेन, है ना, n हेप्टेन दे दिया है और एरो पर यही सब है, तो इस बार 7 कार्बन है तो आप बना दोगे बेंजीन पर एक CH3, और इसका नाम क्या हुआ भाई, टॉल्वीन हुआ, ठीक है, ये बना देंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है n ऑक्टेन और इसमें सेम दिया हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पर है ना CH3 8 कार्बन है तो इस तरह का बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसको बोलते हैं हम लोग जाइलीन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिथाइल ऑर्थो पर हैं तो इसका नाम है ऑर्थोजाइली। प्लस और भी प्रोडक्ट अब यहाँ पे पॉसिबल हैं, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल आ सकते हैं, 2 कार्बन आ सकता है, मतलब बेंजीन पर 2 कार्बन की चेन आ सकती है, प्लस इसका मेटा पैरा सारा बन सकता है। नहीं, तो मतलब यहाँ पर अदर प्रोडक्ट्स का भी चांसेस हो जाता है। तो मतलब ये रिएक्शन जो है वो केवल यहाँ और यहाँ तक ही इम्पॉर्टेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको मिलने लगा क्या, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर n हेक्सेन दिया हुआ है या n हेप्टेन दिया हुआ है और एरो पे इनमें से कोई भी कंडीशन है तो आप बेंजीन या टॉलीन बना के आगे बढ़ेंगे, और इसी वजह से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आता रहता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, फिर लिखो है ना, इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं, फटाफट ख़त्म किया जाए इसको, है ना। फिर एक प्रॉपर्टी है इसका आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन में नंबर ऑफ कार्बन 4 या 4 से क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। तो ज़रा यहाँ देखो, जैसे मान लो अगर हमने ये ले लिया
एन ब्यूटेन ले लिया, इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन, है ना। और इसमें एरो पर HCl प्लस AlCl3 हीट लिखा हुआ है, ठीक है। बस आपको रिएजेंट ध्यान रखना है। तो इस कंपाउंड का आइसोमर जनरेट हो जाएगा, मतलब 4 कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन यहाँ भी है, लेकिन ये हो गया आइसोब्यूटेन। समझ में आई ना बात। तो इसमें ब्रांचिंग आ गई, है ना। तो ये हो गया। अगर मान लो एन पेंटेन ले लेते हम लोग, और इसमें सेम रिएजेंट से अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे होते, ठीक है, तो यहाँ पर एक ये आइसोमर प्रोडक्ट बनता, 5 से 5 कार्बन ये बन जाता, आइसोमराइज हो जाता, और एक ये भी बन जाता। तो यहाँ पर ये प्लस ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन भी सिर्फ एन ब्यूटेन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एन ब्यूटेन से ही आपको सिर्फ आइसोब्यूटेन मिलेगा, है ना। एक ही प्रोडक्ट आप जनरेट करोगे। एन पेंटेन ले लेंगे तो 2 प्रोडक्ट मिल जाएगा, दोनों मिक्सचर हो जाएंगे और दोनों को अलग करना मुश्किल होगा। समझ रहे बात। एन हेक्सेन ले लेंगे तो और भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने लगेगा। तो ये भी रिएक्शन जो है वो सिर्फ ब्यूटेन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर है, इसको सीधा सीधा ध्यान रखना है। इनका मैकेनिज्म हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना तो बहुत सर्टेन मैकेनिज्म है भी इन लोग का। क्लियर हुआ बात। फिर एक प्रॉपर्टी देखो कंबशन, है ना। कंबशन जैसे मान लीजिए अगर हम लोग मीथेन गैस ले लिए और इसको ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग कंबशन करा रहे हैं, तो किसी भी एल्केन को अगर आप कंबशन कराएंगे तो आपको CO2 और H2O गैस ही मिलेगा। ये बात आप, है ना, ईडियोमेट्री में पढ़े भी होंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन के कंबशन से आपको ये मिलेगा, और अगर हम लोग बैलेंस कर दें तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। और ये भी आपको पता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, क्या, है ना, हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं उसको। अगर हम लोग इसका 1 मोल ले लेंगे तो यहाँ पर जो हीट निकलेगी उसको हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन। क्लियर हुआ बात इतना। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी निकलेगी, है ना। अब देखो इस पे कंबशन पे सवाल बनते हैं, है ना, बढ़िया सवाल बनते हैं। ज़रा इसको नोट कर लीजिए, फिर अब हम लोग कंबशन पे थोड़ा सा ठहरते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। हाँ भैया, तो ज़रा कंपेयर करो तो, है ना। हीट ऑफ कंबशन पढ़े थे हम लोग, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन जब पढ़े होंगे GOC में, तब हीट ऑफ कंबशन पढ़े थे, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत हीट ऑफ कंबशन ज्योमेट्रिकल पढ़े होंगे, तब वहाँ पर बात किए थे, है ना। अब थोड़ा सा इस पर फिर से एक बार बात करते हैं कलेक्टिवली, है ना। जिन लोगों ने पहले उतना गौर से नहीं पढ़ा था, अब इसको ध्यान देना, है ना। मान लीजिए अगर आपसे सवाल पूछे कंपेयर हीट ऑफ कंबशन, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया, ठीक है। इसका हीट ऑफ कंबशन आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक बार पहले आप खंगालो, हीट ऑफ कंबशन हम लोग कैसे देखते थे, याद करिए कैसे देखते थे, वो आपका काम है ना। फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो एक कंक्लूजन में पहुंच गए होंगे इस पे, है ना, पॉज करके किया होगा इसको। चलो, तो अब हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो हम लोग पढ़े हैं, है ना, वहाँ से आप लोग इसको निकाल के लाए होंगे, और फिर यहाँ पर बात किए होंगे कि भाई स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं हीट ऑफ कंबशन HOC, है ना, हीट ऑफ कंबशन अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि D का हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा है, फिर C का है, फिर B का है, और फिर A का है। इधर से इधर हीट ऑफ कंबशन बढ़ रहा है। बोलिए भाई, लेकिन हम लोग तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो उल्टा ही पढ़े हैं। हम लोग पढ़े हैं कि यार ये सबसे कम स्टेबल है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, नहीं। तो अगर ये सबसे कम स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होना चाहिए,
है ना। लेकिन याद करिए, हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दोनों के केस की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों के केस में आप जब भी हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करेंगे तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा। बोलिए भाई, अगर नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा। ठीक है। हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या? हीट ऑफ कंबशन का मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को जला रहे हैं तो कितना हीट निकलेगा, है ना। किसी चीज़ के 1 मोल को जला रहे हैं तो कितना हीट निकलेगा। तो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, और इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसके पास नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब इसके 1 मोल में ज़्यादा कार्बन होगा और ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। कहने का मतलब कि इसके 1 मोल में ज़्यादा फ्यूल होगा। जल कौन रहा है? जल रहा है कौन? कार्बन और हाइड्रोजन ही तो जल रहा है, वही तो फ्यूल है। समझ में आ रही है ना बात? तो अगर फ्यूल ज़्यादा तो हीट ज़्यादा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आंसर ये आया है सबसे ज़्यादा डी, क्योंकि इसके पास ज़्यादा फ्यूल है। फ्यूल ज़्यादा तो हीट ज़्यादा। मैं पहले भी ये एग्जाम्पल बोला हूँ, मैं फिर से आपको वही एग्जाम्पल रखता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 1 चम्मच पेट्रोल और 1 टन कोयला में अगर दोनों को बर्न कराएंगे तो किस में ज़्यादा हीट निकलेगा? ठीक है, तो आप बोलोगे सर पेट्रोल तो बहुत तेज़ जलता है पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल का अमाउंट कम है, कोल 1 टन है, मतलब फ्यूल ज़्यादा तो हीट ज़्यादा। बात समझ में आ रही है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर क्योंकि इसके पास फ्यूल ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा हीट देगा, ये फ्यूल कम है इसलिए कम हीट देगा। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होता तब हम लोग स्टेबिलिटी की बात आते हैं। जो कम स्टेबल, मतलब पहले आपको ये चीज़ देखनी है और दूसरे केस में आपको देखना है स्टेबिलिटी। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा तो हीट ऑफ कंबशन कम। ये कब आपको देखना है? इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेम। समझ रहे बात? इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेम देन यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी। समझ गए बच्चे? तो पहले क्या देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके पास ज़्यादा है उसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है। सेकेंड केस में आप स्टेबिलिटी देखोगे। तो इस वजह से इसका आंसर ये हो गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। दूसरी बात करें, अच्छा इसी में ये हीट ऑफ कंबशन क्वेश्चन है ना, इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन दे देता, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फिर से क्या करोगे? पॉज कर लो, एक बार समझो और ये टर्म पहले समझने की कोशिश करना। कंपेयर हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप। देखो यहीं पर फंसते हैं हम लोग। कहीं सवाल में ये पूछता है, कहीं सवाल में पूछता है, आप उल्टा सीधा करके आ सकते हो, है ना। तो यही सब सीखना है अपने को। क्या पूछा है बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ना है ना, कि जो पूछा जा रहा है उसी का जवाब देंगे। अपना जवाब नहीं देंगे कि हमको जो आता है वही हम जवाब देने वाले हैं, अपना आंसर सही करो, क्या ऐसा नहीं। तो अब देखो ये, तो हीट ऑफ कंबशन पर CH2 का मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को जलाऊं, इसमें कितने CH2 ग्रुप हैं? तो 1 2 3 4 5 6 CH2 ग्रुप हैं। तो मैं इसको पूरे को जलाया, मतलब मैं 6 CH2 को जलाया। ठीक है, और पर CH2 निकालना है तो मतलब मैं इसको जलाया डिवाइडेड बाई 6, जो भी इसको जलाया, मान लीजिए उसमें x किलो जूल एनर्जी निकला, मैं डिवाइड बाई 6 कर दिया। ये ना मतलब हुआ पर CH2 ग्रुप। 6 CH2 जलाए तो टोटल हीट x निकली, तो 1 निकाल लो, 1 CH2 जलाए होते तो x बाई 6 निकलती। उसी तरह से इसमें y बाई 5 हो जाएगा, उसी तरह से इसमें z बाई 4 हो जाएगा, उसमें m बाई 3 हो जाएगा, जो भी है। समझ के बात ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पर CH2 ग्रुप पूछा है, मतलब अब आप इनको कंबशन तो कर रहे हो और इनके 6 कार्बन जलेगा, इसका 5 कार्बन जलेगा, इसका 4 जलेगा, इसका 3 जलेगा, लेकिन इस बार आपको जो वैल्यू कंपेयर करनी है
वो एक CH2 इसका वर्सेस एक CH2 इसका वर्सेस एक CH2 इसका वर्सेस एक CH2 इसका, ये कंपेयर करना है। मतलब अब सबका आपको ऐसा समझना है सवाल कि इसका एक कार्बन जलाते और इसका एक कार्बन जलाते, इसका एक कार्बन जलाते, इसका एक कार्बन, तो किसमें सबसे ज़्यादा हीट निकलता। तो अब नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वाली बात तो बराबर हो गई ना, क्योंकि आप सब में एक ही कार्बन एक CH2 ग्रुप जला रहे हो। तो अब आप क्या चेक करोगे, फिर स्टेबिलिटी चेक करोगे। समझ के बात ना। तो अब इन चारों में अब आपको स्टेबिलिटी के हिसाब से आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल है डी और सबसे कम स्टेबल है ए, क्योंकि इसके पास एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, और ये बात हम लोग अभी रिसेंटली पढ़े हैं। तो इस वजह से अब इस केस में जो आंसर होता वो ए सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर सी और फिर डी, क्योंकि डी सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका हीट ऑफ कंबशन वैल्यू सबसे कम हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको। तो ये गलती मत करना ना, क्या पूछा जाता है वो देखना, बस यहाँ पर तुरंत 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई। चलो अब देखो जरा और क्वेश्चन इसी में लिखो तो जरा। चलिए तो और इसमें और क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो, है ना, आपको सेम चीज़ करना है, यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है, ठीक है। तो चलो एक सवाल लिया जाए। जैसे मान लो ये है और ये है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, ठीक है। सेकेंड वाला अगर हम लोग बात करें, है ना, एक जैसे मान लो ये क्वेश्चन कर लिया जाए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो जरा इसको कंपेयर करो। हीट ऑफ कंबशन इस बार कंपेयर करना है ना, हीट ऑफ कंबशन पर CH2 नहीं, हीट ऑफ कंबशन वैल्यू। तो चलो इसको अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे भाई बताओ, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, है ना। फ्यूल किसके पास ज़्यादा है, तो इसके पास 5 कार्बन, इसके पास 5 कार्बन, इसके पास 5 कार्बन, तो तीनों के पास नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे, है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि ये 3 मेंबर रहेंगे, इसके पास एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मतलब सी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे कम हो जाएगा। नहीं तो फिर आंसर इसका लिख दिया जाए ए, फिर बी और फिर सी। क्लियर हुआ बात ना। इस तरह से आंसर करेंगे हम लोग, है। अब जरा इसको देखो, सेकेंड वाला जल्दी से करो पॉज करके। हो गया होगा, देखो तो जरा। तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो इसमें इसके पास नंबर ऑफ कार्बन, पहले नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन काउंट करना है ना, कार्बन ही कर लिया जाए उसी से आंसर होगा। तो 3 और 2 5, तो इसके पास 5 कार्बन है, 3 और 3 6, इसके पास 6 कार्बन है और इसके पास 4 कार्बन है, तो यहीं से आंसर हो जा रहा है अपना। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन यहाँ पर हो जाएगा किसका, बी का, फिर होगा ए का और सबसे कम हो जाएगा सी का। बोले भाई तीनों के पास 2 3 मेंबर रिंग है, इसके पास भी 2 3 मेंबर रिंग है, इसके पास भी 2 3 मेंबर रिंग है, इसके पास भी 2 3 मेंबर रिंग है। दिखाई दे रही है बात ना। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन से यहाँ पर हम लोग आंसर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे और आप हमेशा ये चीज़ देखोगे कि पहले फ्यूल किसके पास ज़्यादा है, फिर आप स्टेबिलिटी चेक करेंगे, है ना। एक और क्वेश्चन जरा लिखो यहाँ पर। चलो इसमें भी आपको हीट ऑफ कंबशन ही कंपेयर करना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इसमें आपको हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है। चलिए पॉज करके इसको करिए। हो गया होगा। तो इसमें हम लोगों ने बात किया था
कि नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है ना, तो आपको स्टेबिलिटी चेक करना है। और हमेशा स्टेबिलिटी आप इस फॉर्म में चेक नहीं करोगे, आप क्या बनाओगे, इसका चेयर कॉन्फर्मेशन बना के चेक करोगे। ठीक है, तो चलो ज़रा देखा जाए तो इसका चेयर कॉन्फर्मेशन अगर हम लोग बात करें कैसे बनाते थे, याद है सबको? जो मोस्ट बल्कियर ग्रुप है हमेशा उसको इक्वेटोरियल पे रख दो, कहीं भी रख सकते हैं हम लोग, लेकिन स्टडीड पोजीशन ये ज़्यादा अच्छी है इसलिए यहाँ रख दिए। तो इसको CME3 को इक्वेटोरियल पे रख दिए। तो अब ये फर्स्ट है, तो ये सेकेंड है, ये थर्ड है। थर्ड पर ये मिथाइल ग्रुप इस CME3 के सिस पोजीशन पर है, दोनों अबव द प्लेन है ना, तो ये दोनों आपस में सिस दिखाई दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन है, तो ये सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड पोजीशन पर ये और ये सिस हैं, तो ये नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसके सिस ग्रुप बनाना है, ये अप कार्बन है क्या, तो अप कार्बन पे ऊपर जाएगा एक्सियल और नीचे आएगा इक्वेटोरियल। याद आ रहा है सबको? तो अगर नीचे लाना है अपने को तो CH3 यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो CH3 आएगा ये इक्वेटोरियल पर आएगा। बोलो तो ये इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है। समझ में आया ना? ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, दोनों नीचे जा रहे हैं तो दोनों आपस में सिस हैं। अब फोर्थ पोजीशन वाला भी इसका सिस है, तो फोर्थ कार्बन ये हुआ, ये 1 2 3 4, फोर्थ इसका सिस है, तो इस पर इक्वेटोरियल ऊपर जाएगा और एक्सियल नीचे आएगा। याद है सबको? है ना, क्योंकि ये डाउन कार्बन है, तो नीचे, ये नीचे जा रहा है तो यहाँ भी नीचे आना चाहिए, तो ये वाला CH3 यहाँ जुड़ेगा। तो इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ये हो गया। और इसका बनाइए, सेम वैसे ही बनाएंगे, बना लिए होंगे है ना। ये CME3 हम लोग इक्वेटोरियल पे डाल दिए, ये इसके साथ सिस है तो ऐसा ही रहेगा। और ये इस बार ट्रांस है, तो अगर ये नीचे जा रहा है तो यहाँ से ये वाला मिथाइल ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये डाउन कार्बन है, डाउन कार्बन पे एक्सियल नीचे और मिथाइल इक्वेटोरियल ऊपर, तो ये नीचे जा रहा है तो ये वाला ऊपर आना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर बात? तो ये बना B का मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन, ये बना A का मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन। अब आपको इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग स्टेबिलिटी चेक करने की बात किए थे, कैसे कर रहे थे इसमें स्टेबिलिटी चेक? एक्सियल पोजीशन पर अगर कोई बॉन्ड होगा तो वो रिलेटिवली कम स्टेबल हो जाता है, पढ़े थे हम लोग। तो इसमें ये इक्वेटोरियल पर है, अच्छी बात है, ये इक्वेटोरियल पर है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक्सियल पर है। बोलो तो ज़रा। तो अगर ये एक्सियल पर है और यहाँ पर तीनों इक्वेटोरियल पर है, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे हीट ऑफ कंबशन वैल्यू कंपेयर करना होगा तो मैं बोल दूंगा कि A का हीट ऑफ कंबशन B के हीट ऑफ कंबशन से ज़्यादा होने वाला है। क्लियर हुआ बात इतना ना? तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये कंबशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो बढ़िया क्वेश्चन थे, पूछे जाते हैं अक्सर। अच्छा, अब क्या है कि इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, वो और कम इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे हम लोग नाइट्रेशन और सल्फोनेशन या आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन ये सब पढ़े, इससे भी कुछ कम इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है ना, और क्रैकिंग है, पायरोलिसिस है, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एकदम इन्फॉर्मेटिव टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको क्या करना है अभी कि एक पेज की जगह छोड़ लेनी है, ठीक है, आज के लेक्चर के बाद। और एक पेज की जगह छोड़ने के बाद आप NCERT उठा के वो कुछ एक दो प्रॉपर्टी ही है, एक दो प्रॉपर्टी वो उस पेज में नोट्स ज़रूर बना लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर उसकी बात करने पर कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा तो एक ही बात है। तो आपको क्या करना है कि आप सिर्फ NCERT उठा के एक पेज की जगह छोड़ लीजिए और वहाँ पर उसका एक शॉर्ट नोट्स साथ में बनाते चलेंगे, ठीक है। मैं किसी भी दिन आपसे नोट्स उसकी फ़ोटो मांग सकता हूँ, समझ के बात ना। तो आप इसके बाद एक पेज की जगह छोड़ के वो नोट्स बना लेंगे। क्लियर बात? चलिए, तो एल्केन्स में इतना ही। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एल्कीन्स, ठीक है भाई। लेकिन आज ना स्टार्ट करके हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा फोस्टर का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। फोस्टर के कुछ क्वेश्चंस है ना, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस में आप लोग फंसोगे
तो वो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। तो लिख लीजिए फोस्टरर डिस्कशन, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं कि इसका एल्केन्स का, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिए कि कुछ लोग लगाए होंगे और कुछ लोग अभी नहीं लगाए होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि आप मेरे साथ करिए, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर ये वीडियो आगे देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो भाई, तो हाइड्रोकार्बन सेक्शन मैं देख रहा हूँ, है ना। इसमें सबसे पहले है प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में है बाई रिडक्शन, और बाई रिडक्शन में मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं फंसने लायक है, सारा कर लेंगे, ठीक है। फिर कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में, हाँ कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो अब सबके पास ये पोस्टर होना चाहिए, है ना, सॉफ्ट कॉपी में, या आपके पास अगर ये हो हार्ड कॉपी में, ठीक है। तो ये होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पर कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस का है, जिन लोगों ने कर लिया है, नहीं बना है मैं कर रहा हूँ, जिन लोगों से बन गया है कोई बात नहीं, और जिन्होंने अभी किया नहीं है वो अभी ये क्वेश्चन ट्राई करिए, है ना। वो पोस्टर निकालिए, वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसको एग्जैक्टली एज अ क्लास लेकर चलते हैं, जैसे हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं वैसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि एक कंपाउंड दिया हुआ है आपको, ऐसा कुछ, है ना, एक कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है, बोल रहा है इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, है ना, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन हो गया, ट्राई कर लिया होगा। तो इसमें ये CO2 बाहर जाता है, ठीक है, बाहर करके यहाँ रेडिकल बना दो, ये भी CO2 बाहर जाएगा, बाहर करके यहाँ रेडिकल बना दो, ये भी CO2 बाहर जाएगा, बाहर करके यहाँ रेडिकल बना दो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब जो अपने को 4 ऑप्शंस गिवन हैं उसमें से कौन सा आंसर होगा ये हम लोग चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 3 रेडिकल बन रहे हैं, ये इसके साथ भी जुड़ सकता है, ये इसके साथ भी जुड़ सकता है, और ये दोनों भी जुड़ सकते हैं, नहीं। तो जो मुझे ऑप्शन देखकर दिखाई दे रहा है कि ये वाला इसके साथ जोड़ा होगा, है ना। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना, अगर नहीं समझ में आया तो क्या करो, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 1 2, ये वाला 3, ये 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 1 और 5 अगर आप जोड़ रहे हैं तो 5 मेंबर रिंग बनेगा, बना दिया जाए 5 मेंबर रिंग, ऐसा एक 5 मेंबर रिंग बना दिया गया। इसमें मैं एक को 1 बोल दिया, दूसरे को 5 बोल दिया, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 1 और 5 को जोड़ा हूँ तो थर्ड पर अभी भी रेडिकल है, मतलब थर्ड पर अभी भी रेडिकल बचा हुआ है, और तो एक ऐसा बन गया, और ऐसा ही कई सारे मॉलिक्यूल बन गए होंगे। तो ये दोनों अगर डाइमराइज कर जाएं तो मेरे हिसाब से एक ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बोलो भाई, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। तो इसका आंसर बी हुआ। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी ना समझ में आए तो हम लोग इसको और इसको नंबरिंग करके इस तरह से एक रिंग बना लेंगे, फिर उसके वहाँ से प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर ये और ये भी आपस में तो जुड़ सकते थे, 3 मेंबर्ड बनता, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा बनता, देखो ये और ये जुड़ जाता तो एक ऐसा 3 मेंबर्ड बनता, और यहाँ से CH2 रेडिकल ऐसा बचा हुआ था ये वाला पोर्शन, तो ये डाइमराइज होता फिर, तो मतलब मुझे 2 3 मेंबर्ड रिंग और बीच में 4 कार्बन वाला ऑप्शन दिखाई देना चाहिए था, जबकि यहाँ पर मुझे ये कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से ऑप्शन देखते ही हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग फर्स्ट और फिफ्थ को जोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 14। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम लोग देखें
वुड्स रिएक्शन में है ये, ऑल्दो ये वुड्स का पार्ट नहीं है बट ग्रिग्नार्ड का पार्ट है, लेकिन इसको देखा जाए तो 14 में क्वेश्चन में कह रहा है अ सैंपल ऑफ 1.79 मिलीग्राम ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड ए है उसका 1.79 मिलीग्राम लिया गया और इसका मोलर मास है 90, तो मतलब इसका मोल्स निकाल लिया हम लोग तो इतना हो गया है ना, और इसका रिएक्शन करा दिया जा रहा है किसके साथ, CH3MgI के साथ, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक गैस रिलीज होती है जिसका जो वॉल्यूम है 1.34 ml है ना, 1.34 ml है, मतलब 1.34 इंटू 10⁻³ लीटर है, और इसका मोल्स निकाल देंगे तो 22.4 लीटर्स के साथ इसका मोल्स निकल जाएगा। STP पे ये गैस है, और पूछ रहा है द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो एक मेथड हम लोग ग्रिग्नार्ड में पढ़े थे, जेरेविटिनोव्स मेथड ऑफ एक्टिव एच डिटर्मिनेशन, याद आ रहा है ना, वो यही मेथड है। एक्चुअली इस मॉलिक्यूल के पास कितना एक्टिव हाइड्रोजन है ये निकालने के लिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसका रिएक्शन करा दिए है ना, और ये एक गैस मिली और उसमें एक्टिव हाइड्रोजन है। तो अगर इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है जो पूछा जा रहा है तो ये CH3- जो है यहाँ से H+ खींच के यही गैस तो बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो गैस निकली उसको मैंने लिख दिया CH4। समझ गए बात ना। तो अब इसमें लॉजिक क्या है, इसका इतना मोल है और जो गैस है इतना मोल मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए है ना, मान लीजिए कि ये X मोल्स आया, ठीक है, और अगर ये X मोल्स आ जाए है ना, अगर मैं कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूँ इसको, मैं लॉजिक समझा दे रहा हूँ, आप कर लेंगे कि मान लीजिए ये जब आप कैलकुलेट किए तो X मोल्स आया और ये जो है ये X मोल्स बन रहा है, तो X मोल से X मोल बन रहा है, तो एक मोल से कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, मतलब इसके 1 मोल से इसने 1 ही मोल मीथेन बनाया है, मतलब इसके पास एक ही एक्टिव H रहा होगा। समझ गए बात ना। अगर मान लो ये X आता तो इसके पास एक्टिव H कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर ये 2x मोल्स आ जाए, जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो मतलब इसका 2 गुना आ जाए तो इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। अगर ये 3x आ जाए तो एक्टिव हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे। यही लॉजिक है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए फिर देखा जाए, हाँ अब आओ क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 26 एक बार ट्राई कीजिए सब लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ रहे हैं सब लोग। इसमें लिखा हुआ है द रिएक्शन कंडीशंस लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl है ना। तो देखो बोल रहा है कि ईथेन ले लिया है C2H6 और उसमें क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो C2H5Cl बनाने के लिए जो बेस्ट कंडीशन है ना, वो क्या है। तो अब ज़रा देखो तो, अच्छा इसमें क्या क्या नहीं होगा देखो तो, पहले बी तो नहीं होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि डार्क और रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। अब ए और सी में से ही कोई आंसर होने वाला है। तो अगर हम लोग ए की बात करें है ना, ये हमने बताया भी है आपको, लेकिन एक बार क्वेश्चन में आया है तो बात कर लें। तो एक ही, क्योंकि जब हम लोग हैलोजनेशन कराते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, तो हम लोग ने लिखा था कि ऑलमोस्ट हमेशा मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, क्योंकि ये चेन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो आपको मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, आपको एक ही क्लोरीन जोड़ा हुआ है, तो इसके लिए बेस्ट कंडीशन जो हो जाएगी वो ए हो जाएगी, है ना। कि अगर आप ईथेन जो है वो एक्सेस में ले लें और क्लोरीन कम हो, है ना, तो अब क्या, जैसे क्लोरीन रेडिकल बना, आप इमेजिन करो कि आप एक रिएक्शन वेसल में आप अंदर बैठे हो और रिएक्शन हो रहा है, तो एक क्लोरीन रेडिकल बना और वो क्लोरीन रेडिकल ईथेन से जाके है ना बॉन्ड बना लेगा। अब एक नया क्लोरीन रेडिकल बना, तो अब उसके चारों तरफ है ना, जो एक ईथेन से बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन लेकर C2H5Cl बना दिया था,
तो अब उसके चारों तरफ है ना एक ये मॉलिक्यूल CH3 CH2 Cl ये बन चुका है। अब जो नया क्लोरीन मॉलिक्यूल मिला है, क्योंकि आपने CH3 ये इथेन जो है ये एक्सेस में लिया हुआ है, तो अब इस बात के चांसेस है ना कि इस क्लोरीन रेडिकल को वापस यही मॉलिक्यूल मिल जाए, है ना, वो कितना होगा, क्योंकि आपने इसको इस बार एक्सेस में लिया हुआ है। तो अब इसको क्लोरीन रेडिकल के चारों तरफ ज़्यादा मॉलिक्यूल कौन से दिखाई देंगे? ऑफ कोर्स ये ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि ये आपने एक्सेस में लिया हुआ है, और ये तो कहीं गुम हो जाएगा भीड़ में। समझ में आ रही बात? तो इस वजह से ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि ये इससे जाके रिएक्ट करे, और ये इससे जाके रिएक्ट करेगा तो फिर ये बन जाएगा, फिर एक नया क्लोरीन रेडिकल बनेगा, क्योंकि ये एक्सेस में है तो फिर से यही बन जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? अगर इसका उल्टा ले लिए होते, अगर हम लोग क्लोरीन एक्सेस में ले लिए होते और ये कम होता, तो क्लोरीन रेडिकल बहुत सारे होते और इथेन मॉलिक्यूल कम होता, तो एक ही इथेन मॉलिक्यूल पे बहुत सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल जाके अटैक कर देते। समझ गए ना? क्लोरीन रेडिकल जाके अटैक कर देते। तो इसका मतलब यहाँ पर ए कंडीशन जो है वही ज़्यादा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 जरा एक बार ट्राई करो सब लोग, एक बार ट्राई जरूर करेंगे, है ना। इसको ऐसे नहीं सोचेंगे कि चलो अब तो डिस्कशन हो रहा है, पढ़ाई ख़त्म, है ना, सर तो देख नहीं रहे हैं, सर तो बात नहीं कर रहे हैं, है ना, वो वीडियो में क्या पता चलेगा। लेकिन पता नहीं चलना है, मुझे पता चलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे, है ना। आपको सीखना है तो आपको ये तरीका जो हम लोग कह रहे हैं एकदम क्लास लाइक बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है ना, तो इसलिए एक बार ट्राई ज़रूर करोगे। 1 घंटे की बात है, 1 घंटे में हम लोग, है ना, अपना अगले लेक्चर में चलेंगे। क्लास में तो हम लोग 1.5 घंटे बैठते थे। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो 32 में बोल रहा है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है और इसमें Br रेडिकल से रिएक्शन करा रहा है ना, और प्लस X बन रहा है और HBr बन रहा है। HBr कैसे बन रहा होगा यहाँ पर? मतलब ये ब्रोमीन रेडिकल इनमें से कहीं से एक जगह से H लेकर HBr बना के बाहर हो जा रहा है, और ये जो कंपाउंड बन रहा होगा पक्का ये एक फ्री रेडिकल बन रहा होगा, जो कि ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग 32 की बात करें तो 32 में ब्रोमीन इज़ हाईली सेलेक्टिव नहीं, तो ब्रोमीन ऐसे ही हाइड्रोजन को लेकर बाहर होगा जो बहुत ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहा है। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा? मेरे हिसाब से टर्शरी वाला, ये वाला हाइड्रोजन अगर बाहर करेगा तो यहाँ पे जो रेडिकल आएगा ये टर्शरी होगा ना। 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, दिखाई दे रहा है, तो यही वाला रेडिकल बनेगा। तो X कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, हाँ हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, एक बार ट्राई कीजिए सब लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H18, C8H18 मतलब एक एल्केन है ना, CnH2n+2 वाले फॉर्मेट को ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो गिव्स 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव द हाइड्रोकार्बन इज, बोल रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है C8H18, वो केवल एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दे रहा है, तो वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, है ना। तो अब इसका बेस्ट तरीका क्या है? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? आप कोई एक ऑप्शन उठा लीजिए और उस ऑप्शन को बनाएंगे जब आप, तब आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। उस ऑप्शन को बना के उसमें क्लोरीनेशन करा दीजिए, और क्लोरीनेशन करा के अब देखिए कितना प्रोडक्ट बन सकता है, तो आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इसमें बने। ठीक है, तो अगर मान लीजिए N ऑक्टेन ले लेते हैं हम लोग, मान लो अगर इसमें हम लोग N ऑक्टेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इसमें अगर मोनोक्लोरीनेशन अगर आप कराएंगे
तो देखो यहाँ ब्रोमीन आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, बहुत सारे जगह हैं, है ना। और कायरल भी इसमें बनने लगेगा। समझ में आ रही बात। तो ये एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह है, तो इसमें बहुत सारे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आने लग रहा है कि अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें केवल एक ही पोजीशन हो ही जहाँ अटैक हो, है ना। जैसे अगर डी ऑप्शन देखें, अगर हम लोग डी ऑप्शन देखें इसका, तो डी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ, देखो तो 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन ना, 1 2 3 4, तो 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें इन पोजीशंस पर हाइड्रोजन है ही नहीं, 4 बॉन्ड है, और इनमें से कहीं भी एक जगह अगर क्लोरीन आएगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। मतलब एक से ज़्यादा, अगर यहाँ आता है, चाहे यहाँ आता है, चाहे यहाँ आता है, चाहे यहाँ कहीं पर भी आएगा, तो एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डील करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग इसके बाद आप ट्राई करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेकर चलेंगे, ठीक है ना, या डाउट में ही इसको डिस्कशन कर लेंगे, जैसा टाइम रहेगा उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।